नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। ऑक्सीजन की किल्लत से इस वक्त देश बेहाल है। देश के कई ऐसे हिस्से हैं, चाहे बात राजधानी दिल्ली की हो, महाराष्ट्र की हो, मध्य प्रदेश की हो, उत्तर प्रदेश की हो, हर जगह से लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं जिसने पूरे देश को बेचैन करके झकझोर करके रख दिया है। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर ऑक्सीजन की इस किल्लत को दूर क्यों नहीं किया जा रहा। हालांकि अब से कुछ देर पहले आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में इस बात पर भरोसा दिया गया है कि ऑक्सीजन की किल्लत को तुरंत दुरुस्त किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा अब रेलवे की मदद ली जा रही है, एयरफोर्स सेवाओं की मदद ली जा रही है। लेकिन इन सब के बीच अस्पताल के बाहर जो मरीज के परिजनों की लंबी कतार है, जो उनके तीमारदार है, वो बेचैनी महसूस कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ उनके मरीज की सांसें अटकी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में घनघोर राजनीति भी हो रही है। आपातकाल के इस दौर में आखिर राजनेता अपनी गलत बयानबाजियों से बाज क्यों नहीं आ रहे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि ऑक्सीजन की इस किल्लत का इलाज क्यों है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे, उनका तारुफ आपसे करवाएं उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली पर ये कैसी आफत आई है। सारे संसाधन कम पड़ गए, बड़े बड़े अस्पतालों के बिस्तर कम पड़ गए, न पैसा काम आ रहा है न रुतबा, हर कोई बेबस बना हुआ है। जिधर देखिए चेहरे पर बेबसी, आंखों में पानी और सिस्टम के खिलाफ शिकायतों से भरी हुई जुबान। मम्मी को ऑक्सीजन की जरूरत है, कहीं बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिल रही कहीं पर। केजरीवाल को हर्षवर्धन को फोन करा, वो कह रहा अभी भेज रहे, कोई नहीं आ रहा यहाँ पर। सर सारे हॉस्पिटलों में घूम लिया हमने, सारे हॉस्पिटल में, जीटीबी, लोकनायक, सारे हॉस्पिटलों में घूम लिया। सर कुछ मदद कर दो सर। ये दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल के बाहर की तस्वीर है। स्ट्रेचर पर मरीजों की भीड़ देखकर लगता है मानो कोई वार्ड हो, लेकिन ये कोई मेडिकल वार्ड नहीं। ये वो मरीज हैं जिन्हें अस्पतालों में जगह नहीं मिली। अब मरीज जाएं तो कहां जाएं? पूर्वी दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है जीटीबी अस्पताल, जो कि सैकड़ों मरीजों का इलाज करता है, खासतौर पे कोविड के समय में। और ये सामने है कोविड वार्ड, जहां पर बाहर में आसमान के ठीक नीचे मरीजों को रखा गया है। मरीज यहाँ पर इलाज करवा रहे हैं क्योंकि अंदर सब कुछ भर चुका है, पूरी तरह से कोई भी जगह नहीं है यहाँ पर। और यही वजह है कि जो मरीज हैं उनको बाहर स्ट्रेचर पर लिटाकर इलाज देना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आपको चौंकाने वाली है क्योंकि धूप, गर्मी, बारिश सब के बीच में सारे मरीज इस समय सीधे सीधे आसमान के ठीक नीचे, खुले आसमान के नीचे, पेड़ के नीचे यहाँ पर लेटे हुए हैं। जीटीबी अस्पताल का हाल देख लिया, अब लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के बाहर का हाल भी देख लीजिए। मरीजों और उनके परिजनों की बेबसी देखकर पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। आधे दिल्ली से ज्यादा हॉस्पिटल में बस एक ही जवाब है, बेड नहीं है, बेड नहीं है, बेड नहीं है। अभी एक पेशेंट मेरे घर में पड़ा, मेरा लड़का, अब इसको देखो उसको देखो। दिल्ली वालों की हर सुबह खौफ में शुरू हो रही है। आज सुबह दिल्ली के मशहूर गंगाराम अस्पताल और मैक्स अस्पताल साकेत में भर्ती मरीजों की सांसें उस वक्त अटक गईं जब पता चला कि ऑक्सीजन की सप्लाई महज 1-2 घंटे की बची है। हालांकि वक्त रहते ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंच गए। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई में भारतीय वायुसेना के C-17 और IL-76 एयरक्राफ्ट की मदद ली जा रही है। इन विमानों से खाली टैंकर को पानागढ़ पहुंचाया गया है, फिर इन्हें दिल्ली लाया जाएगा। विमानों में ऑक्सीजन से भरा कंटेनर लाना संभव नहीं, लेकिन विमानों से खाली कंटेनर को वापस ले जाने से एक तरफ का समय बच जाता है। ट्वीट करने के साथ ही तमाम जो पूरा महकमा है वो इस काम में जुट गया कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन पहुंचे, क्योंकि 700 कोविड के पेशेंट इस हॉस्पिटल में जो साकेत में है यहाँ पर एडमिट है। जाहिर तौर पर इस ट्वीट के तुरंत बाद पूरा महकमा एक्शन में आ गया। ये वो लिखा गया था ट्वीट में कि रात 1 बजे से उनसे प्रॉमिस किया जा रहा है इनॉक्स के द्वारा कि ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, लेकिन अब तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची है। लेकिन ट्वीट करते ही जब सबको जानकारी लगी तो पूरा महकमा एक्शन में आया और उसके बाद 3 घंटे की ऑक्सीजन पहुंच चुकी। दिल्ली में सरकार और अस्पताल के स्तर पर सारी कोशिशें जारी हैं कि किसी तरह मरीजों की जान बच जाए,
लेकिन संकट के आगे सारी कोशिशें छोटी पड़ रही हैं। लोग बुरी तरह हताश नजर आने लगे हैं। मेरा पेशेंट 2-3 दिन से पड़ा है, लेटरिन बाथरूम करने करके लेटा हुआ, कुछ देखभाल नहीं हो रही है, ना कोई दवाई दे रहे हैं वहाँ पर। दवाई आंटी कोविड का पेशेंट है? हाँ जी, कोरोना का पेशेंट है? कुछ और है? हाँ जी, और इनके पास दवाई नहीं है तो हमें डॉक्टरों का नाम भी नहीं मिल रहा है। आंटी मास्क लगा के रखिए, मास्क लगा के रखिए। एक मिनट, अब क्या आईसीयू में है? बेड पे है? बेड पे है, वो आईसीयू कर देते, हाँ तुम दे देते, ले जाओ अपने पेशेंट को। ये कुछ नहीं है इनमें, और अभी बोल रहे हैं अंदर जाएंगे तो कहेंगे तुम्हारा पेशेंट है ही नहीं। दीजिए सर प्लीज, और कोई नहीं है मेरा इसके सिवा। बेड नहीं है यहाँ पे, बेड नहीं है। मैं कहीं भी लिटा के इलाज करा लूंगा। वो बात नहीं है ना मेरे भाई, मुझे बेड नहीं चाहिए। इलाज कैसे होगा बताओ ना, ऑक्सीजन तो लेवल पहले आईसीयू नहीं है ना। अरे यार, तो नॉर्मल ऑक्सीजन तो कम से कम लगाओ, इसकी पल्स भी 65 हो गई है। मैं नापता हर हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, माइनस होती जा रही है। मेरा हाथ जोड़ के विनती है, इसके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं बाइक चला कर रोता हुआ है इसके लिए, लेकिन कोई भी इसे सुन नहीं रहा। इसे कुछ तो मेरा कौन देखेगा? बेटी सियानी है, एक छोटी है गोद की। थके इन लोगों को, मैं पैर पकड़ने को भी तैयार हूँ, लेकिन एडमिट तो करे ही। बेड नहीं है, वो नीचे लिटा के इलाज करा लूंगा। मरीजों की पीड़ा के आगे डॉक्टर भी खुद को बेबस पा रहे हैं। It will be very deplorable condition, very unfortunate condition. We probably, you see, we as a doctor, we as a hospital, we are supposed to give life. If we cannot give them oxygen even, what is the situation? When patient comes to, patient will die. Patient will die. दिल्ली में हालात खराब बने हुए हैं। ये संकट कब और कैसे खत्म होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। ऐश्वर्या पालीवाल और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। अगर हम ऑक्सीजन भी नहीं दे पाए तो मरीजों की जान कैसे बचेगी? ये कहते कहते डॉक्टर किस कदर भावुक हो उठे, तस्वीरें आपने देखा और यकीन मानिए ये तस्वीरें हम सबको बेचैन करने वाली हैं। आखिर इतनी बेबसी, इतनी बदनसीबी, इतनी बदनीयती मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान को, इस देश को देखने को क्यों मिल रही है? इसी पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्पोक्स पर्सन गौरव भाटिया इस वक्त जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता हमारे साथ रोहन गुप्ता मौजूद हैं और साथ ही दो बड़े देश के डॉक्टर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर राजेंद्र के धामीजा, आप हेड ऑफ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के हैं, हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, आप डायरेक्टर हैं फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल के। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र, में शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि राजनीति तो अपनी जगह, आरोप प्रत्यारोप का दौर, एक तरफ दावे, दूसरी तरफ वादे, वहीं विपक्ष का निशाना, लेकिन डॉक्टर्स की सोच क्या कहती है? ये जो मौजूदा वक्त में जगह जगह बिलखते परिजन, उनके मरीज पूरे तीमारदार हमें दिखाई दे रहे हैं, ये दिक्कत कब दूर होगी? सरकार की ओर से, व्यवस्था की ओर से क्या भरोसा दिया जा रहा है? ऑक्सीजन की कमी कब तक पूरी तरह से ठीक कर ली जाएगी? इस बारे में क्या कोई भी आश्वासन आप देश को, दिल्ली को देना चाहेंगे? कोई भी जानकारी है इस बाबत आप लोगों के पास? चित्रा जी, स्थिति बहुत ही गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं। कैटास्ट्रोफिक हम बोलते हैं या डेवास्टेटिंग बोलते हैं, और ये हम जो देख रहे हैं, ये वी आर पेइंग प्राइस फॉर बीइंग लैक्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी। ये जो हमारा सितंबर अक्टूबर तक हम सब लोग जो हैं बिल्कुल सब ठीक कर रहे थे, पूरा का पूरा हम अपना जो है सावधानियां रख रहे थे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो, चाहे वो हम उस पीक से नीचे आ रहे थे, लेकिन सप्ताह दर सप्ताह हमारे अंदर जो है एक कंप्लेसेंसी देखने को मिली और हमने ये सोचा कि अब कोविड-19 से हम जीत चुके हैं और हमारा जो पीक है वो फ्लैटन होने के बाद अब हमें किसी चिंता की जरूरत नहीं है। तो एक तो ये कारण रहा इसका कि हमारे बिहेवियर में चेंज आया, लोगों के बिहेवियर में चेंज आया और ये कलेक्टिव चेंज आया। ये नहीं कि कुछ लोगों में, ये बहुत सारे लोगों में कलेक्टिवली ऐसा देखने को मिला कि इंक्रीज इन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में जो होनी चाहिए थी वो बल्कि उल्टा हो गया। जो लोगों में लापरवाही देखने को मिली वो बढ़ गई। और दूसरा ये भी हुआ कि वायरस ने भी अपना बिहेवियर चेंज किया। आपने देखा होगा कि वायरस ने नए नए वेरिएंट्स जो हम बात करते हैं, चाहे 117 के यूके का हो या 1617 इंडिया का डबल म्यूटेंट हो, सो ये दोनों चीजें जो है मिलकर, और तीसरा हमारे पास एक विंडो पीरियड था जब वैक्सीनेशन का जनवरी से लेके फरवरी तक, उस समय सरकार ने बहुत मेहनत करके वैक्सीन को ला के शुरुआत की, लेकिन लोगों में उतनी उत्साह देखने को नहीं मिला। वैक्सीन हेजिटेंसी एक बहुत बड़ा कारण रही और शुरुआत में तो कुछ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में
100 में से 20-20 लोग आए, तो वो जो टाइम था हमारा जब फटाफट हम वैक्सीनेशन करने का, उसमें हमसे थोड़े स्लो हो गए, और वो जो वैक्सीनेशन ड्राइव जो उस समय गति मिलनी चाहिए थी उसमें लोगों की भागीदारी थोड़ी कम रही। तो ये 3 मेन कारण है। और चौथा ये भी है कि जैसे जैसे हम आप देख रहे हैं स्थिति, जैसे चाहे गैदरिंग्स की हो, चाहे वो दूसरी कलेक्टिव सिस्टम की हो, वो सारा भी देखने को मिला हमें, चाहे वो धरना हो, चाहे वो कोई और रीजन रहे हो। ये सब चीजें जो हैं, देखिए वायरस का जो इन्फेक्टिविटी है वो वायरस की विरुलेंस या वायरस की प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी है हाउ वायरस एंड ह्यूमन सोसाइटी इंटरेक्ट विद ईच अदर। अकेला वायरस कुछ नहीं कर सकता। अगर हम लोग वायरस से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, अगर हम लोग भीड़ में नहीं रहेंगे, आपस में दूरी बना के रखेंगे, सामाजिक दूरी, तो वायरस अकेला हमें इन्फेक्शन नहीं दे सकता है। सो इट इज ऑल डिपेंडिंग अपॉन इंटरप्ले बिटवीन वायरस और इस बात को बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। देखिए, हम 24 घंटे में किन किन राज्यों ने सबसे ज्यादा इसकी मार झेली है, लगातार वो आंकड़े भी आपके साथ ही हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। अब इसी सवाल के साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी आपके पास आते हुए, चूंकि हमें पता है आज की तारीख में एक एक डॉक्टर्स का जो वक्त है वो कितना ज्यादा अमूल्य है, लेकिन करोड़ों लोग इस वक्त आपको लाइव देख रहे हैं। मौजूदा वक्त में कोरोना के खिलाफ इस बड़ी तैयारी में, हालांकि आज दिन भर हम सब ने देखा पीएम की सीएम के साथ मीटिंग हुई और भी तमाम बैठकों का दौर चला, जमाखोरी कम हो और इसको लेकर तमाम कड़े और बड़े कदम उठाए भी जा रहे हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अभी पीक आना बाकी है और ऐसी स्थिति हिंदुस्तान के लिए, राजधानी दिल्ली के लिए, महाराष्ट्र के लिए, जहां पर ये आंकड़े लगातार फैलते हुए चले जा रहे हैं, ये बेहद खतरनाक है। किस तरह से आप समझाएंगे लोगों को सर? चित्रा जी, देखिए जिस तरीके से अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हमने पहले क्या गलतियां की, अब मैं ये बताना चाहता हूं कि हमें अगले 4 महीने 6 महीने क्या करना है। हमें वही करना है जो हमने पिछली बार नहीं किया था। आप याद कीजिए कि जब पहली बार 1 साल पहले लॉकडाउन लगाया गया था, उसके पहले प्रधानमंत्री जी की अपील पे पूरे देश की जनता ने, सबने मिल करके बिना किसी चीज के ये लगाया था, जनता कर्फ्यू। इसमें कोई ऑर्डर नहीं था, कोई बात नहीं थी, सिर्फ पब्लिक का पार्टिसिपेशन था और उनका ये मानना, उनके कहने पर सभी लोग घरों में बैठ गए थे, भीड़ नहीं लगाई थी और उस समय कोई लॉकडाउन का ऑर्डर नहीं था। अगले 4 महीने तक से 6 महीने तक, जब तक, क्योंकि एक वेव आनी बाकी है, ये याद रखिएगा, एक वेव आनी बाकी है जो 4 से 6 महीने बाद आएगी, तब तक हम सबों को लिमिटेड एक्टिविटी करनी है। लॉकडाउन लगाना न लगाना ये सारे डिसीजन सरकार ले सकती है, लेकिन एज ए पब्लिक, एज ए जनता, एज ए डॉक्टर, मेरा देशवासियों से ये कहना है कि आप ये देखिए, दिल्ली में अगर इतना हाहाकार मचा हुआ है कि सारी मेहनत सरकार कर रही है, पक्ष विपक्ष, देश, सेंटर गवर्नमेंट, सब लोग मिलके सारी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी ये सारी मेहनत फेल हो रही है। इसका मतलब कि यहाँ डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जनता के पार्टिसिपेशन के बगैर आज जनता की जान नहीं बचेगी। अभी के लिए सरकार जो कर रही है, जो ऑक्सीजन आ रही है, जो मीडिया कर रहा है, सब लोगों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चीजों को, भयावह स्थिति है लेकिन उसको डराने की बजाय सब लोग मिल करके काम करें। और आज देश को, हर नागरिक की, हर देशवासी की जरूरत है। इसलिए जो सरकार कर रही है, ऑक्सीजन आ रही, कम हो रही, ऑक्सीजन आ रही, क्यों? क्योंकि मरीज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, नंबर बहुत ज्यादा है। तो ये दिल्ली का हाल है, मुंबई का हाल है। मैं ये आगे आने वाले, क्योंकि अगली बार यूपी आएगा, राजस्थान आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, उड़ीसा आएगा, धीरे धीरे उस जगहों पर ये सिस्टम, ये सब शिफ्ट होगा। आप समझिए कि जब दिल्ली का स्वास्थ्य स्ट्रक्चर इतना चरमरा गया है, महाराष्ट्र का इतना चरमरा गया, तो आपका क्या होगा? तो देश के लोगों को अपनी विजडम के साथ जनता कर्फ्यू खुद लगाना पड़ेगा, बिना मतलब के घर के बाहर न जाएं, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल सरकार और इस सिस्टम से है कि क्या एक अदद ऑक्सीजन जो बेसिक नीड्स होनी चाहिए, जो आसानी से लोगों को मिल जानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ कोशिश कर रही है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं है, इस वजह से लोगों की जान चली जा रही है। इसको कब दुरुस्त किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। इस पर मैं अपने राजनीतिक मेहमानों से चर्चा करूंगी। उन सब के बीच हमारे साथ इस वक्त आकाश हेल्थ केयर के सीईओ डॉक्टर कौसर शाह जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर कौसर, सीधा सा सवाल आपसे ये है, ऑक्सीजन की ये जो मौजूदा किल्लत चल रही है, इसको ऑक्सीजन कब मिलेगी? ये परेशानी, ये दिक्कत कब दूर होगी सर? आप लोगों की लगातार बातचीत चल रही होगी, टॉप लेवल पे किस तरह की जानकारी और क्या आश्वासन मिल रहा है? देखिए, सच्चाई तो ये है कि किसी को नहीं पता कि ये किल्लत कब खत्म होगी। सरकार से, अथॉरिटीज से हमारी जो भी डिस्कशन हो रही है,
बस सब कुछ ऐसा होता है कि अभी आपको मिल जाएगा, आज का आपका दिन निकल जाए, जैसे ही आपका टैंक खाली होने लगेगा, कल होगा, सवेरा होगा, रात होगा, आपको अपनी मेहनत दोबारा से फिर से उसी तरह से शुरू करनी है। तो ये जो एक आप जो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये कब तक ठीक हो सकता है, कब तक नॉर्मल होगा ऑक्सीजन का जो इश्यू चल रहा है, किसी के पास कोई आंसर नहीं है। एटलीस्ट हेल्थ केयर के लीडर्स के पास में कोई आंसर नहीं है अभी। जी सर, अब इसी सवाल के साथ मैं सीधे आपके पास आना चाहूंगी गौरव भाटिया जी। कोरोना की लहर ने सरकारी तंत्र की पोल खोलकर रख दी है। अब सवाल बड़ा यह है, ये जो ऑक्सीजन की किल्लत जगह जगह तकरीबन हर एक अस्पताल में देखी जा रही है, इसको चुस्त दुरुस्त इसको पूरा कब किया जाएगा? क्या भरोसा देना चाहेंगे आप? सत्ताधारी पार्टी के आप बड़े प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया जी। पूरा देश एक एक सांसें इस वक्त गिन रहा है, उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल की यह घड़ी है। क्या बोलना चाहेंगे ऐसे वक्त में आप? देखिए, राजेंद्र सुना, कौशलकांत जी को सुना, और साथ में आकाश हेल्थ केयर से डॉक्टर कौसर जी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सल्यूट करता हूं कि आप लोग पूरी कर्तव्य परायणता से देश में नागरिकों की जान बचा रहे हैं, और आपका काम पेशेंट की जान बचाना है और सरकारों का। और जब मैं सरकार कहता हूं तो केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार दोनों की बात करता हूं। हमारा काम ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करवाना है। और ये भी चित्रा जी आप मानेंगी कि एकदम से ये जो कोविड की लहर आई है तो इसमें ऑक्सीजन की कई जगह कमी पाई गई थी, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कल भी एक बैठक का दौर किया और आज भी मुख्यमंत्री से भी बैठक थी विभिन्न प्रदेशों की, और साथ साथ जो ऑक्सीजन बनाती हैं उन कंपनियों के प्रतिनिधियों से भी बैठक थी। और जब हमारी बात हो रही है तो मैं यही कहूंगा कि किस तरह से एयरफोर्स के विमानों में खाली कंटेनर लाए जा रहे हैं जिससे जल्दी ऑक्सीजन हर प्रदेश तक पहुंचे, किस तरह से ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि ऑक्सीजन पहुंचे। और आप देखेंगे आज भी और कल भी स्थिति अब यहां से बेहतर होगी। आपने क्योंकि दिल्ली की बात करी तो मैं सकारात्मक बात करते हुए ऑक्सीजन पे पहले बता दूं, दिल्ली का कोटा 378 मीट्रिक टन था प्रतिदिन, 480 कर दिया गया। और दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष एफिडेविट में ये बात कही गई कि दिल्ली के अस्पताल, चाहे वो मूलचंद अस्पताल हो, मैक्स अस्पताल हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा दी गई है। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूं कि कुछ नागरिक हैं जिनके परिजन बीमार हैं, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, तो हम लोग रात दिन एक करके ये सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली में ही नहीं हर प्रदेश में नागरिकों को ऑक्सीजन मिले। दूसरी बात, 24 घंटे में केंद्र की सरकार ने क्या किया है, सकारात्मक में बताना चाहूंगा। 24 घंटे में और कितनी जल्दी किया है, अगर आप मुझे आधा मिनट और दे दें, उसके बाद आप सवाल पूछ लीजिएगा। डीआरडीओ ने 500 आईसीयू बेड्स पीएम केयर फंड का इस्तेमाल करते हुए चालू किए हैं, और दिल्ली में बेड कैपेसिटी जो सेंट्रल केंद्र की सरकार के अधीन आते हैं अस्पताल, 1090 बेड से इसको बढ़ा के 3800 बेड कर दिया गया है। ये हो रहा है और अगले 24 घंटे में और बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन सप्लाई का मैंने बता ही दिया, मैं दोहराऊंगा नहीं। चौथा, गुजरात में भी मैं एक उदाहरण दे दूं, 900 बेड का अस्पताल कल तक जो है वहां पे बढ़ा दिए गए हैं और जो है बनेगा। और 80 करोड़ जो हमारे गरीब वर्ग के सर, अब मैं कुछ और उदाहरण आपको देते हुए अब मैं जरा रोहन जी से भी प्रतिक्रिया लूंगी, क्योंकि पॉलिटिक्स ऐसा लग रहा है कि एक नया ऑक्सीजन विपक्ष को भी मिल रहा है इस वक्त। लेकिन उसके पहले जल्दी से नहीं, चूंकि आपने एग्जांपल दिया है गौरव भाटिया जी, आपको पता है गुजरात में अस्पतालों के बाहर लंबी लंबी एम्बुलेंस की कतारें लगी हुई हैं, जहां पर लोगों का इलाज किया जा रहा है चूंकि अंदर बेड नहीं है। आपको पता है उत्तर प्रदेश के मेरठ से, मैं ज्यादा दूर नहीं जाना चाहूंगी चूंकि आप जहां हैं वहां से कुछ ही दूरी पर, मेरठ में ऑक्सीजन की लूट मच गई जब ऑक्सीजन सिलेंडर भर कर लाया गया अस्पताल के बाहर। इस तरह की तस्वीरें लगातार, मैं सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों की ही बात कर रही हूं। इसका भी उदाहरण दीजिए आप कि मौजूदा वक्त कितना ज्यादा संकट लेकर आया है और तैयारी आखिर पहले से क्यों नहीं की गई थी सरकारों की ओर से। लेकिन रोहन जी, मैं आपके पास आते हुए, देखिए विपक्ष और कांग्रेस पार्टी राजनीति बहुत ज्यादा कर रही है। ऐसा लग रहा है कि बैठे बिठाए कोरोना के आंकड़ों ने उसको ऑक्सीजन दे दिया है। लेकिन सर, छत्तीसगढ़ का हाल, राजस्थान का, दूसरे जगहों का आप भी तो एग्जाम्पल सामने रखिए ना कि हमने यहां पर व्यवस्था बेहतर करा दी। महाराष्ट्र, जहां आपकी सरकारें हैं, वहां पर क्या हो रहा है?
चित्रा जी, सबसे पहले मैं कल आपकी चैनल पे डिबेट पे था और रवि मलिक जी रेडिक्स हॉस्पिटल के चीफ थे और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, रो के कह रहे थे कि मुझे भी पर्सनली जाना पड़े मैं पर्सनली जाऊंगा पर मुझे ऑक्सीजन चाहिए, नहीं तो कल ये ऐसा हाल होगा कि काफी मरीज मर जाएंगे। और आज सुबह हमने देखा कि गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन के कारण कितने मरीजों की मौत हुई। ये नहीं देखा जाता चित्रा जी। सबसे पहली चीज हम लोग दोषारोपण ये सारी चीजें हम बाद में करेंगे। सबसे बड़ी चीज है ऑक्सीजन, जो इमरजेंसी की चीज है जिससे लोगों की तड़प तड़प की मृत्यु हो रही है, वो हम कैसे देख सकते हैं? वहां पे किसी की आर्ग्यूमेंट की आंकड़ों की बात ही नहीं है। पहला काम है, बाकी सारी चीजें होती रहेगी। पहला काम है कि ऑक्सीजन की जो परिस्थिति है उसको ये सरकार कुछ भी करके नॉर्मल करे। ये पूरे देश की जरूरत है, ये पूरे राष्ट्र की जरूरत है। ये नहीं देखा जाता और ये क्यों हो रहा है चित्रा जी? दूरदर्शिता की जब बात आती है, ये जब नेशनल डिजास्टर एक्ट डिक्लेयर होने के बाद में चित्रा जी ये एक राष्ट्रीय मुद्दा हो जाता है। मैं बोल रहा हूँ कोई भी पार्टी की राज्य सरकार हो, वो कांग्रेस की हो बीजेपी हो, उसको जगाए रखने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है क्योंकि नेशनल डिजास्टर है, ये कोई एक राज्य की बात नहीं है। दो चीज और बोलना चाहूंगा। 29 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर कर दिया कि हमने कोरोना को हरा दिया। 135 देशों को हमने सहायता की, हम कोरोना पे विजय प्राप्त कर चुके। मार्च में जब देश में 5.5 करोड़ वैक्सीन दिए गए थे तब 6 करोड़ वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब हम लोग वैक्सीन की एंड गेम, कोरोना की एंड गेम में है, अब कुछ करने की जरूरत है। देखिए यहाँ पे राजनीति नहीं कर रहा हूं पर जिम्मेदारी तो फिक्स करनी पड़ेगी क्योंकि पूरे देश का जो आज हाल हो रहा है हम नहीं देख पा रहे हैं चित्रा जी। उसको कुछ भी करके अब आगे की एक रणनीति हो, जो हो गया उसको हम बदल नहीं सकते हैं। पर आज भी जो चित्र दिख रहे हैं आपकी चैनल पे उसको कैसे रोका जाए? ऑक्सीजन के मामले में केंद्र सरकार की ओर से नेशनल डिजास्टर एक्ट तो लागू कर दिया गया है। ऑक्सीजन, दूसरा काम वैक्सीनेशन, तीसरा काम दवाइयां, चौथा बेड सारी सरकारें कर रही हैं। पर ऑक्सीजन का जो हाल आज भी दिख रहा है, आज भी जो सुबह मृत्यु हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी चित्रा जी। कहीं ना कहीं सरकार को हर हॉस्पिटल के लिए डेडिकेटेड एक ऑफिसर रखना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि इमरजेंसी में भी कुछ भी हो किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये है, पहले हम ये तो रोकें। हम लोग नहीं दूरदर्शिता से देख पाए कि क्या होने वाला है, ऑक्सीजन की कमी से बिल्कुल को नहीं भाप पाए, पर ये कैसे रोका जाए? सबसे पहले ये काम करने की जरूरत है, फिर हम राजनीतिक डिबेट करते रहेंगे कि क्यों हुआ क्या हुआ। ऑक्सीजन की किल्लत से जो मौतें हो रही हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मानव मेड डिजास्टर इसको क्यों नहीं माना जाए कि एक ऑक्सीजन तक हम मुहैया नहीं करा पा रहे हैं और राजधानी दिल्ली जैसी जगह पर लगातार मरीजों की जान जा रही है? गौरव भाटिया। चित्रा जी, मैं उम्मीद करता हूं बीच में नहीं टोका जाएगा। और देखिए पूरा खुल्लम खुल्ला राजनीति हुई, इसलिए कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं और राजनीति नहीं कर रहा हूं, लेकिन नागरिकों की जान बचाने के लिए पूछ रहा हूं। आप मुझे बताइए, आज विजय वल्लभ अस्पताल में जिस तरह से आईसीयू में आग लगी, और ये तीसरी घटना है पिछले 15 दिन में महाराष्ट्र में, और करीब करीब 13 लोगों की जान चली गई। आप मुझे बताइए, पुणे नासिक में ऑक्सीजन सप्लाई हुई थी ना, उस ऑक्सीजन की जो बर्बादी हुई है चित्रा जी, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तीसरा, विनायक अस्पताल में क्या हुआ था? ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई थी, ये महाराष्ट्र में ही हुआ था और 22 लोगों की जान गई थी। और क्या सवाल नहीं पूछे जाएंगे? मैं आपको एक जानकारी चित्रा जी और दे दूं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि हेल्थ जो स्टेट सब्जेक्ट है, बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और दवाइयां, इसमें प्रदेश सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। आज 600 मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं, पूरे देश में सबसे ज्यादा। और इनसे सुनिए, अब चित्रा जी मैं बात पूरी कर लूं, मुझे पता है आप सर हिला रही हैं, लेकिन मैं अपनी बात तब भी पूरी करना चाहूंगा। ये सवाल जरूर पूछिएगा। 23 तारीख को राहुल गांधी का ये ट्वीट है, ये राजनीति नहीं है तो और क्या, लैक ऑफ आईसीयू बेड्स विच इज कॉजिंग मेनी डेथ्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिस इज ऑन यू। क्यों महाराष्ट्र में क्यों नहीं बोलते? 22 तारीख को उनका ट्वीट है, भारत में संकट सिर्फ कोरोना नहीं, केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं। 21 को इंडिया स्टिल हैज नो कोविड स्ट्रैटेजी। और उसके बाद 20 को उन्होंने फिर से एक ट्वीट किया, प्रवासी एक बार फिर पलायन कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा बड़ी जिम्मेदारी से, 80 करोड़ भारतीयों को जो गरीब हैं उनको राशन 2 महीने का 5 किलो हम लोग केंद्र सरकार सुनिश्चित करा रही है। चित्रा जी, एक सवाल बनता है, आप पूछिएगा अगर आप सहमत हो मुझसे। ये सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी भी थी। मैं गौरव लौटूंगी, ब्रेक के लिए मुझे रुकना है।
आप महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप राहुल गांधी के ट्वीट को बार बार पढ़ रहे हैं, तो महाराष्ट्र के एग्जाम्पल के साथ साथ अगर आप बात यूपी की भी कर लेते, अगर मध्य प्रदेश की भी कर लेते, बीजेपी शासित राज्यों ने क्या वो इच्छा शक्ति दिखाई जिसके जरिए वहां पर मरीजों के हालात बेहतर है, तो शायद अच्छा रहता। एक उंगली गौरव भाटिया मौजूदा वक्त में अगर हम सामने वाले को दिखा रहे हैं ना, तो तीन खुद की ओर भी इशारा कर रही हैं। लेकिन राजनीति से तर क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक साथ कदम से कदम मिलाकर इस महामारी के दौर में एक साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ताकि एक एक जान को हम बचा सके। सांसों की किल्लत है, लेकिन राजनीति को भी ऑक्सीजन की जरूरत है। अस्पतालों के बाहर दम तोड़ती व्यवस्था ने तंत्र को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। जरा सोचिए, पिछली बार हम सैनिटाइजर, मास्क, ये सारी चीजें खरीद रहे थे और इस साल स्थिति ये हो गई है कि ऑक्सीजन के लिए दर दर लोगों को भटकना पड़ रहा है। पैसे होने के बावजूद लोगों को ऑक्सीजन तक मुहैया नहीं हो पा रहा। इसके लिए जिम्मेदार जवाबदेह कौन है? इस किल्लत को कैसे दूर किया जाए और लोग क्या करें ताकि आगे आने वाले, आपको बता दें, मई के मध्य में कहा जा रहा है कि अभी कोरोना का पीक आएगा जब आंकड़े बेतहाशा बढ़ेंगे। ऐसे में जो आम लोग हैं उनको अभी से क्या किए जाने की जरूरत है, इसी बात को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन रोहन जी, हमें सीधे आपके पास आते हुए, क्योंकि गौरव ने भी कई सवाल खड़े किए थे ब्रेक से पहले, उसका भी जवाब दीजिए। और महाराष्ट्र में क्या हो गया है? कभी ऑक्सीजन लीक की वजह से लोगों की जान जा रही है, कभी आग लग जाने की वजह से 14-13 लोगों की मौत हो जाती है। 3-3, 4-4 लाख रुपए आईसीयू में एडमिट कराने के लिए हॉस्पिटल की ओर से लिए जाते हैं और वहां पर फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं दिखा। इस वजह से लोगों ने दम तोड़ दिया। समझ रहे हैं ये कितना कलंक है अब वहां की व्यवस्था के नाम पर? रोहन गुप्ता जी। बिल्कुल चित्रा जी, ये कोई भी राज्य में हो ये बहुत बुरी बात है। मैं आपको गुजरात का एग्जांपल दे दूं। 1 साल पहले आईसीयू में आग लगने से कितने दर्दी झुलस गए थे। यहाँ पे हम वापस मैं आपको बोलना चाहूंगा, केंद्र और राज्य की हम बात नहीं कर रहे हैं। देखिए चित्रा जी, हमारे देश में ये व्यवस्था काफी फिक्स है कि कौन सी केंद्र की जिम्मेदारी है और कौन सी राज्य की जिम्मेदारी है। जहां तक मैं वैक्सीन की बात कर रहा हूँ, जहां पे मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, जहां तक मैं वेंटिलेटर्स की बात कर रहा हूँ, जहां तक मैं रेमडेसिविर की बात कर रहा हूं, ये सारे सेंट्रल सब्जेक्ट में आते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, अगर उनकी दूरदर्शिता होती तो ये हाल नहीं होता। दूरदर्शिता क्यों नहीं, मैं उसके एग्जांपल आपको दे रहा हूं। मार्च महीने में देश में सिर्फ 5 करोड़ वैक्सीन दिए गए और अगर आप 6 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट करते हैं तो कैसे दूरदर्शिता हुई? जो वैक्सीन हमारे 40 लाख 41 लाख डोज रोज लगना चालू हो गए थे, वो डोज आज हमारे 20 लाख पे आ गए। आप बताइए दूरदर्शिता कैसे हुई? रेमडेसिविर की मैं बात कर रहा हूं। पहले वेव में जाना गया कि रेमडेसिविर की एक इंपैक्ट है, क्यों उसको एक्सपोर्ट करने दिया? ऑक्सीजन की मैं बात कर रहा हूं। 9,300 मैट्रिक टन ऑक्सीजन को क्यों एक्सपोर्ट करने दिया गया? मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर केंद्र सरकार की दूरदर्शिता होती, राज्य सरकार, कोई भी सरकार किसी भी पार्टी की हो, आप हर रोज उनके साथ डिस्कशन करके कि ये लोगों को बताते कि ये खत्म नहीं हुआ है, सेकंड वेव के आने वाला है, आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। आज ऑक्सीजन की किल्लत होना, मुझे लगता है व्यवस्था के कोलैप्स होने की सबसे बड़ी उदाहरण है कि ऑक्सीजन का पूरा घूम गए, लेकिन महाराष्ट्र को लेकर आपने जवाब नहीं दिया। और 14 लोगों की मौत का कौन जिम्मेदार है, ये भी आपने नहीं कहा। पूरा देश सुन रहा है रोहन गुप्ता, गलत बात है। बिल्कुल, आप बाकी जगहों की बात कीजिए, लेकिन जहां पर आपकी जवाबदेही है वहां को लेकर तो बोलिए कम से कम। दोनों को मिलकर सिर्फ 14 लोगों की मौत हो जाती है और हॉस्पिटल के भीतर क्योंकि वहां पर फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे। किल्लत है वो तो है आपके, और यहाँ पर बैठकर आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ठीक है, मैं समझ गई। गौरव भाटिया, आप जवाब दीजिए। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल, उसमें तो कोई चित्रा जी इस पर जवाब दीजिए आप। और इसी सवाल के साथ अब गौरव भाटिया जी, मैं आ रही हूं। गौरव भाटिया जी, 35,000 करोड़ का लंबा चौड़ा बजट रखा गया था सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए। उसके आधार पर देखा जाए तो 234 करोड़ वैक्सीन को खरीदा जा सकता है। अब इसका मतलब यह हुआ कि एक बड़ी आबादी को वैक्सीनेशन आराम से दी जा सकती है, लेकिन वैक्सीन पर भी अभी दामों पर ही अटकी हुई है पूरी की पूरी व्यवस्था, पूरा का पूरा सिस्टम। और रोहन गुप्ता ने जो सवाल खड़े किए उस पर भी जवाब दीजिए गौरव भाटिया। चलिए चित्रा जी, मैं एक बात कहूंगा, रोहन जी हैं, मैं गौरव हूं, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात मैं आपको वैक्सीन पे बताता हूं। याद करिए चित्रा जी, जब 2 स्वदेशी वैक्सीन आए तो कांग्रेस पार्टी ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने और पंजाब की सरकार ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन जो है ये सुरक्षित नहीं है नागरिकों के लिए और हमें नहीं चाहिए। और आप बताइए, भारत ने 14 करोड़ नागरिकों को टीकाकरण करा है। 10 करोड़ करने की गति सबसे तेज पूरे विश्व में रही है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं, अभी भी मैं आपको बता दूं, अभी तक केंद्र सरकार इसका पूरा भार ले रही थी। 35,000 करोड़ रुपए का बजट किया, आगे भी 50% जो वैक्सीन है वो केंद्र सरकार को दिए जाएंगे
और ये आगे भी लोगों को मुफ्त मिलेंगे। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में, असम में भारतीय जनता पार्टी के कई राज्य हैं जिन्होंने कहा है कि हम भार इसका उठाएंगे, वैसे कांग्रेस की सरकारें क्यों नहीं आगे आ सकती? तभी मैंने पूछा था, 11 लाख करोड़ रुपए का बजट है, 5 जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, ये लोग सामने नहीं आ सकते हैं? हर चीज केंद्र पे ठीक ना फोड़ेंगे। दूसरी बात, इन्होंने कहा क्यों आप निर्यात कर रहे हैं 9300 मेट्रिक टन का? 0.4% जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है वो निर्यात हो रहा है, और बाकी मेडिकल यूजेज के लिए है वो ऑक्सीजन सप्लाई अलग होती है। और एक झूठा ट्वीट प्रियंका वाड्रा गांधी ने किया, जिस मीडिया हाउस का उन्होंने जिक्र किया उस मीडिया हाउस ने खुद डिलीट किया। तीसरी बात, राजनीति कितनी ओछी हो रही है ये देखिए। आज पीएम और सीएम की बैठक चल रही थी और एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने लाइव उसको दिखा दिया, और कुछ चैनल ऐसे हैं, किसी का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने एक हेडलाइन दी, केजरीवाल मोदी फाइट। बड़ा दुखद है। प्रधानमंत्री जी ने कभी ऐसी कोई लड़ाई हुई ही नहीं। मैं चुनौती देता हूं उस चैनल को, हाथ में है ये लड़ाई क्या होता है? एक मुख्यमंत्री गोपनीयता नहीं रखता है, प्रोटोकॉल हमारे चैनल नहीं में करता बैठकर है। किसी और चैनल को क्यों चुनौती दे रहे हैं? वहां पर बैठिएगा तो उस नहीं, चैनल को आप पूरी ही- चुनौती आप ही दीजिएगा। का- और आम आप ही आदमी का पार्टी से अभी तो कोई चित्रा हमारे जी, साथ है नहीं। आप ही गौरव का जी, भाई गौरव है जी, ना? गौरव जी, चित्रा जी, गौरव जी, चित्रा जी गौरव सुन जी, लीजिए। ठीक है गौरव जी, सुन लीजिए, छोड़ आप देते ही- हैं। चित्रा आप जी, अभी आप आज ही तक के पर बैठे चैनल हुए का हैं और हम सिस्टर अपनी चैनल है। जिम्मेदारी को अच्छे से समझते हैं। रोहन जी प्लीज, चैनल ठीक पे है, हुआ है सिस्टर चैनल इंडिया ठीक टुडे है पे। सर, ठीक है चित्रा जी, सर। चित्रा जी, मैं मैं थोड़ा जवाब आगे देना बढ़ते हुए चाहूंगा। देखिए, आम आदमी पार्टी से अभी कोई बैठा नहीं है कि आपके सवाल का मैं जवाब दे सकूं। रोहन जल्दी से, ठीक है। मुख्यमंत्री लड़ रहे थे, कब लड़ चित्रा रहे जी, थे? अभी भाजपा प्रवक्ता बौखलाए हुए हैं, क्योंकि आज जब जिम्मेदारी लेने का समय है, मुझे नहीं लगता है कि आर्गुमेंट करना चाहिए। उनको देश को आश्वस्त करना चाहिए था कि ऑक्सीजन की कमी कब खत्म होगी। बस ये आश्वासन दे दें देश को और हम आगे की बात करेंगे। मैं आ रहा हूं वैक्सीनेशन के ऊपर। वैक्सीनेशन की उन्होंने बात की। मैं गौरव भाटिया को एक चीज बता दूं, एक कंसेप्ट है कंपलसरी लाइसेंसिंग का पूरे देश में। अगर आपकी सरकार संजीदा होती और दूरदर्शिता होती तो कंपलसरी लाइसेंसिंग के तहत और मैन्युफैक्चरर्स को मौका देती, जिससे आपका वैक्सीनेशन ड्राइव पूरे देश में समर्थ तरीके से खत्म होता। पर आपकी नीयत में खोट है। आज पहली बार ये हो रहा है कि एक ही वैक्सीन के 3 नाम है देश में। ये आज तक नहीं हुआ है। केंद्र सरकार 157 में ले रही है, राज्य सरकार 400 में ले रही है और प्राइवेट सर दोनों लोग साथ में बोलेंगे तो किसी को समझ में नहीं आ पाएगा। और आप लोग कम से कम अपनी संवेदनशीलता का परिचय दीजिए, क्योंकि आपके साथ जो तस्वीरें इस वक्त पूरा देश देख रहा है ना सर, वो विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। गौरव जी और रोहन जी दोनों ही जी लोगों से मेरा ये निवेदन है, ठीक है सर। मैं आपको एक बार मैं डॉक्टर के पास आते हुए, चूंकि वक्त की कमी है, ब्रेक पर जाना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, पीक आना अभी बाकी है, ऐसे में साहब 2 लाइनों में अगर अपनी बात जल्दी से आप कह पाए, आम लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे मौजूदा वक्त में? चित्रा जी बिल्कुल ठीक कहा, अभी तो पीक आना बाकी है और यूएस में तो 3rd पीक भी आई थी और 3rd पीक 2nd से भी ज्यादा खतरनाक थी। 3 चीजें मैं बताना चाहता हूं। एक तो वैक्सीनेशन के ऊपर सरकार अपना काम कर रही है, चाहे वो वॉर फ्रंट पे अब ऑक्सीजन के लिए हो या वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन हम डॉक्टर्स की भी जिम्मेवारी है। हेल्थ कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। लोग वैक्सीनेशन सेंटर पे आते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं और फिर जो अपना मास्क हटा देते हैं। तो वहां से अगर आपको बाहर निकल के अगर आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं इस्तेमाल करेंगे और खुदा न खास्ता आपको इन्फेक्शन हो गई तो वो वैक्सीन पे ब्लेम आता है। तो हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी डॉक्टर्स को भी अपनानी चाहिए और डॉक्टर्स की बात सब मरीज जब मानते हैं और जितना ज्यादा हम वैक्सीनेशन पे जोर दें, क्योंकि वैक्सीनेशन इज द ओनली वे टू कम आउट ऑफ द पैंडेमिक। सो वैक्सीनेशन चाहे सरकार की अपनी जिम्मेवारी कर रही है, हमें भी अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी है। और सेकेंडली जो है, ये जो आप देख रहे हैं जो कोहराम मचा हुआ है, जिस वायरस ने पहली वेव में इतना नहीं मचाया और सेकंड वेव हमेशा से खतरनाक होती है, पहले ही पता था हमें, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि शायद ये वेरिएंट्स ऐसा खतरनाक आ गया है जो 30 to 50% मोर ट्रांसमिसिबल है। तो उसका एक यही तरीका है, चाहे 117 हो या 1617 हो या 1618 हो, हमें जेनेटिक फिंगर टाइपिंग को ज्यादा बढ़ाना है, सीक्वेंसिंग को 5% एटलीस्ट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल की तरफ से वो सरकार कर रही है, लैब्स बढ़ा रही है। तो उसकी वजह से हमें पता लगेगा उसके तरीके से कि कहां पे कौन सा वेरिएंट ज्यादा कोहराम मचा रहा है, ताकि हम करेक्टिव स्टेप ले सकें। और तीसरी बात यह है कि अपनी लर्निंग कर बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी चित्रा जी, मुझे लगता है कि मुझे ब्रेक पर जाना होगा। मैं चाह रही थी कि एक टिप्पणी अपने बाकी के दोनों मेहमानों से। बिल्कुल सर, आपकी सलाह? मेरी सलाह यह है कि जितना ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आए, वैक्सीन लगाएं, कोई भी मिले, जो भी अवेलेबल है वो लें।
दूसरा जो मैंने बार बार बताया और इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, अपने आप जनता को कर्फ्यू के फॉर्म में घर में बैठना पड़ेगा। अल्टीमेटली एक यही जरिया है इस क्राइसिस को रोकने का, और 4 महीने बाद की तैयारी सरकार को करनी चाहिए। वो पक्ष हो विपक्ष हो कोई भी हो, सबको 4 महीने से 6 महीने बाद जो थर्ड वेव आने वाली उसकी तैयारी करनी चाहिए। और हम सबको एज ए सिटीजन सरकार के साथ खड़े होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। ये देश की इज्जत की बात है, हम सबको आगे मिल करके साथ चलना चाहिए। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि ऑक्सीजन अगले 4 से 5 दिनों में सही ढर्रे पे आ जाएगी। जिस तरह से मीटिंग चल रही है, ये लोग वादा करें ना करें, पर मुझे ऐसी उम्मीद है कि अगले 4 से 5 दिनों में ऑक्सीजन ढर्रे पे आ जाएगी। लेकिन बाकी अदर स्टेट में जब ये पीक आएगा, उस समय की तैयारी वो स्टेट कर लें, ये चेतावनी है। सर, लेकिन 4 से 5 दिन तो बहुत बड़ा वक्त होता है, यहाँ पर तो आधे घंटे तक का इंतजार नहीं हो पा रहा। 4 से 5 दिन तक अगर लगेंगे ऑक्सीजन की आपूर्ति होने में, तो स्थिति कितनी ज्यादा खराब हो सकती है। डॉक्टर कौसर शाह, आपकी सलाह मैं चाहूंगी, और साथ ही अगर सरकार को भी आप लोग अगर कुछ कहना चाहें हमारे टीवी चैनल के माध्यम से, तो जरूर बताएं कि ऐसी क्या व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति को बिना किसी बाधा के पूरा किया जा सके। देखिए, हम अभी बात काफी देर से सुने जा रहे हैं, हम सभी लोग पिछले 2-3 दिन से सुने जा रहे हैं कि एक सेंट्रल ने अपना कंट्रोल ले लिया ऑक्सीजन कंजम्पशन के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम आज भी उसी तरह से हेल्थ केयर वाले स्ट्रगल कर रहे हैं जैसा कल तक कर रहे थे। कल और आज में स्थिति में कोई डिफरेंस नहीं आया है। जहां तक ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी का क्वेश्चन आता है, सवाल आता है, हम आज भी राजनीति कर रहे हैं। सब अपनी स्टेट्स या तो अपने बारे में सोच रहे हैं या अपनी पार्टी के बारे में सोच रहे हैं। मुझे नहीं पता कि किसी भी पॉलिटिशियन ने, किसी भी राजनीतिक ने, किसी भी पार्टी के किसी भी अस्पताल में जाके स्थिति को खुद जाके देखा है या नहीं देखा है। अगर कोरोना से डर है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन हम लोग भी काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर वाले भी काम कर रहे हैं, सारे डॉक्टर, सारे नर्सेस, सारा स्टाफ जुड़ के काम कर रहा है। मैं आपको अपनी कल की स्थिति बताता हूं। कल जब हमारे पास ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म होने वाली थी, मेरे पूरे अस्पताल की टीम तैयार थी, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे कोई भी हो, कि अगर ऐसी स्थिति आती है कि हमारे पास ऑक्सीजन खत्म हो गई और अगर भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, हमारे पेशेंट्स कोलैप्स आने स्टार्ट हुए, हम सब कुछ जो बन पड़ा है करेंगे। कोविड की कोई चिंता नहीं होगी। किसी ने आके नहीं पूछा हमसे अथॉरिटीज में से कि आपको क्या सहायता चाहिए ऐसी स्थिति में। हम लोगों ने OSD अपॉइंट कर दिए हैं, सबके नंबर और नाम सर्कुलेट कर दिए गए सबके तरफ, लेकिन वो लोग फोन ही नहीं उठाते। तो सहायता लें किससे हम, जब सबको पता है किस अस्पताल की कितनी कैपेसिटी है, उनके टैंक्स की, वो कितनी देर रन कर रहे हैं। क्यों उसके पहले हमको नहीं पूछा जाता कि आपके पास सप्लाई अभी अगली अवेलेबल है या नहीं है। वो जब खत्म होने वाली होती है उसकी कुछ देर पहले से हम ही लोग स्टार्ट करते हैं सारा स्ट्रगल। वो स्ट्रगल इतना ज्यादा है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू। उसमें जो जो पॉसिबल होता है वो लोग सब कुछ करते हैं। ईमेल डालते हैं अथॉरिटीज को, कॉल करने की कोशिश करते हैं, मैसेजेस करते हैं, हमारे बंदे जो आउटलेट्स हैं वहां पे जाते हैं। इट इज अ टेरिबल सिनेरियो। डॉक्टर्स के सामने किस तरह की परेशानी है ये आपने सुन लिया है, लेकिन यकीनन ऑक्सीजन की आपूर्ति बिना किसी बाधा के जल्द से जल्द पूरी की जानी चाहिए, क्योंकि यकीन मानिए जब अस्पतालों के बाहर ये चस्पा हो जाता है नोटिस कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, मरीजों की भर्ती नहीं हो सकती, जरा सोचिए मरीज जो बाहर खड़े हैं अस्पताल के अपने तीमारदारों के साथ, उनके ऊपर क्या गुजरती और क्या बीतती होगी, इस बात को आसानी से समझा जा सकता है। भगवान न करें आप जो लोग घर में इस वक्त मौजूद हैं उनको अस्पताल जाने की नौबत आए, इसी वजह से डॉक्टर्स जो सलाह दे रहे हैं उसको आप गौर से सुने। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ दंगल का हिस्सा बनने के लिए, लेकिन उम्मीद यही ऑक्सीजन पर किसी भी तरह की कोई दंगल नहीं हो और जल्द से जल्द आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त अहमदाबाद पहुंचे हुए हैं। वहां पर कोविड अस्पताल के भीतर वो जायजा ले रहे हैं, वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि अब लगातार सरकार की ओर से भी युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि 3000 से लगातार ज्यादा केसेस का सामने आना अपने आप में हिंदुस्तान के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ऐसे में चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा क्राइसिस इस वक्त देखने को मिल रही है। फिलहाल गृह मंत्री की तस्वीरें जो अहमदाबाद में जाकर कोविड अस्पताल का जायजा लेते हुए वहां पर व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए, जैसे और कोई जानकारी मिलेगी आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा।